सुनील जी, आपके पास आऊंगा। राहुल गांधी ऐसे संकट के मौके पे नहीं लगता कि बंगाल का दौरा करें, एकजुट करें और इंडिया गठबंधन को ताकत दे दें। जी, अनम्यूट कर लीजिए। धन्यवाद अमरीश जी। पश्चिम बंगाल में इंडिया गठबंधन को मजबूत करने के लिए ममता बनर्जी ने कब प्रयास किए? अपने 3 लगातार कार्यकालों में क्या वो बीजेपी के नजदीक नजर नहीं आई? क्या ममता बनर्जी सत्ता में आने के पहले बीजेपी के ही साथ मिलकर के सत्ता में आने का प्रयास नहीं कर रही थी? क्या उन्होंने अपनी पार्टी को संगठन के आधार पर बढ़ाने की कोशिश की या सरकार की ताकत बढ़ाने का प्रयास किया? सब कुछ सबके सामने है। लेकिन और जो जो बीजेपी की टीएमसी के बारे में है, प्रश्न सवाल केवल यही है कि अगर टीएमसी को बीजेपी कमजोर नहीं करेगी तो विभिन्न राज्यों में बार बार सत्ता में आने का जो उसका क्रम है पश्चिम बंगाल में नहीं पूरा हो पाएगा। टीएमसी 41% जन समर्थन की पार्टी है। बीजेपी और टीएमसी के बीच में केवल 32 लाख वोटों का अंतर है, और वो भी तब जब एसआईआर आपके सामने है। 90 लाख लोगों के नाम काट दिए गए, 27 लाख लोग वोट नहीं दे पाए, सबके सामने घूमते रहे अपना पर्चा कागज लेकर के। सर्वोच्च न्यायालय उनसे ये कहता रहा कि इस बार आप वोट नहीं दे पाएंगे तो अगली बार आप वोट दे लीजिएगा। आज की भी स्थिति वही है कि अभी ये 27 लाख लोगों में से कुछ हजार लोगों के मामलों की सुनवाई हुई है। तो एसआईआर के माध्यम से जो चुनाव की को प्रभावित करने की कोशिश की गई, इसके बावजूद केवल 32 लाख वोटों का अंतर है। तो अगर टीएमसी अपने इसी ताकत के साथ मौजूद रही और उसको राजनीतिक जन समर्थन मिलता रहा तो स्वाभाविक सी बात है कि बीजेपी के सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं। संघ कोई पश्चिम बंगाल में आज सक्रिय हुआ है क्या? जब से पश्चिम बंगाल का गठन हुआ है तब से वहां पे संघ सक्रिय है, तब से लगा हुआ है। कितना उसको लोगों ने समर्थन दिया? भारतीय जनसंघ, भारतीय जनता पार्टी, हिंदू महासभा, इस सबके कब क्या आदर्श पुरुष श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का वो जन्म स्थान है, कब लोगों ने स्वीकार किया था जनसंघ को, हिंदू महासभा को और भारतीय जनता पार्टी को? कभी नहीं स्वीकार किया। और सबसे ज्यादा जगह दिया अगर पश्चिम बंगाल में बीजेपी को तो ममता बनर्जी ने दिया। खैर, लेकिन समय रहते उन्होंने इसको छोड़ भी दिया। अब बाद में जब संघर्ष की स्थिति आई, जब इंडिया दल समूह के साथ उनको आने का एक मौका था, तब भी उन्होंने इंडिया दल समूह के बारे में क्या क्या कहती रही है। वो 40 सीटें जीत जाए बहुत बड़ी बात है, एक नेतृत्व को लेकर के तरह तरह के सवाल उन्होंने पैदा किए। नीतीश कुमार को जब नेता बनाने की बात आई थी तब यही ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल ने ढेर सारे सवाल पैदा किए और दोनों इंडिया दल समूह से अलग हो गए। तो इंडिया दल समूह को ममता बनर्जी कहीं मजबूत करने की कोशिश की हो सत्ता में रहते हुए भी, वो तो कभी नहीं रहा। वो तो बाकायदे उन्होंने, आप याद कीजिए कि उनके पार्टी के नेता थे यशवंत सिन्हा, उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार थे। वोट मांगने की अनुमति नहीं दिया उन्होंने, आने नहीं दिया अपने यहाँ। तो सत्ता का व्याकरण ममता बनर्जी खूब बांचती रही है, अब उनके सामने है। खैर, लेकिन जो हो रहा है वह चिंताजनक है। लेकिन टीएमसी को किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी पनपने नहीं देगी, जितना उसका बस चलेगा। ममता बनर्जी अपने आप को, अपने राजनीतिक ताकत को जितना बटोर ले वही उनकी उपलब्धि होगी, अन्यथा बीजेपी तो नहीं रहने देगी। मेरा अपना मानना यह है कि ये जो क्राइसिस पैदा हुई है उसमें कांग्रेस और वामपंथी दल, इन दोनों की संभावनाएं बढ़ेंगी, क्योंकि तमाम संघर्षों के बावजूद भी कम से कम इन दोनों का एक छोटा बड़ा जो भी है एक सांगठनिक स्थिति बनी हुई है। वहां जो काम ममता बनर्जी ने किया या जो विपक्षी दलों के साथ जो उनके लोग कर रहे थे, वह काम वामपंथी दलों के जमाने में भी हो रहा था। उनके भी इलाकाई नेता होते थे। हम तो जीवन में पहली बार सुने थे उसी समय जब वामपंथी दलों की सरकार थी, मस्तान। लोग कहते कि मस्तान है, कौन है? तो इस इलाके का मस्तान है। ये मस्तान शब्द ही वही मैंने सुना पहली बार। और बाकायदे वामपंथी दलों के नेताओं का उसके ऊपर हाथ होता था, जो चाहता था वही होता था उस इलाके में। किसी की ताकत नहीं थी कि उसको नजरअंदाज करके आप वहां पे सर्वाइव भी कर जाए। अब वो स्थिति ममता बनर्जी ने पैदा की। उनके लोग हो गए टीएमसी के लोग, हम टीएमसी करते हैं। ये मतलब टीएमसी करते हैं, राजनीति भी करने वाली चीज होती है। वो सुनाई पड़ता था वहां और खूब चला। किसी जिले के किसी इलाके में चलिए वो चल रहा था।
तो वो एक कार्य सांस्कृतिक पोस्ट कांग्रेस जो पश्चिम बंगाल की राजनीति आई, उसमें यह एक ढर्रा पनप गया। अब वही स्थिति बीजेपी करने लगी है, और कोई बाहर के लोग नहीं है। जो लोग पश्चिम बंगाल में वामपंथी दलों की राजनीति में मस्तान बने हुए थे, वो टीएमसी करने लगे जब टीएमसी की सरकार आई। वही लोग अब स्विच करके बीजेपी की तरफ धीरे धीरे जा रहे हैं, और वह बीजेपी करने लगेगी। और बीजेपी बाकायदे उस कल्चर को प्रोत्साहित करेगी, और भी भद्द तरीके से कर रही है। आप ईंट पत्थर फेंके जा रहे हैं, अंडे फेंके जा रहे हैं, टमाटर फेंके जा रहे हैं, और पुलिस का क्या कर रही है वहां? पुलिस लोगों को रस्सियों में बांध करके सड़क पे जलील कर रही है, लोगों को अपमानित कर रही है। ये कब से पुलिस का अधिकार हो गया है? चल रहा है, पुलिस की देखरेख में चल रहा है। और अगर आप इस आक्रामकता के बीच, दमन की कार्रवाई के बीच, अगर आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि 15 वर्षों तक सत्ता में रहने वाला टीएमसी का कार्यकर्ता सड़क पर आकर के प्रदर्शन करने लगेगा, तो ये संभव नहीं है। सत्ता का सुख सभी ने भोगा है, और सत्ता का दुरुपयोग कैसे होता है भी इन लोगों ने देखा है। भारतीय जनता पार्टी जिस किसी भी राज्य में, जिस किसी भी राजनीतिक दल की ताकत के साथ अब अस्तित्व में आई, मजबूत हुई, सत्ता में आई, उसको भारतीय जनता पार्टी ने कमजोर किया। किसी को अब उसके अपने अस्तित्व पे बने नहीं रहने दिया। मायावती जी के साथ सरकार बनाई इन्होंने, कोई सरकार उत्तर प्रदेश में साथ देने के लिए तैयार नहीं था, और सब सिद्धांत फेल हो गए। ये कहा जाता था कि सत्ता में हम आएंगे, सब चीजें हम ठीक कर लेंगे। और मायावती जी और कांसीराम जी की मौजूदगी में उस समय बीजेपी के साथ इस सत्ता में आए। आज कहाँ है? आज क्या एक सामान्य राजनीतिक गतिविधियों को करने की भी इजाजत बीएसपी को है? कर पा रहे हो? कोई राजनीतिक दल क्या वह रवैया अख्तियार कर सकता है जो आज मायावती जी अपनाई हुई है, बीएसपी अपनाई हुई है? मेरठ का जो अभी जो घटना हुई है, जिसमें पुलिस ने घुस करके पुलिस वैन में पुलिस अधीक्षक लोगों को मारा है, सड़क पे प्रदर्शन कर रहे लोगों को गिरफ्तार लोगों को मारा है, गिरफ्तार के लोगों को पीटा है, और सड़क पर लोगों को पीटा है। उस घटना का विरोध करने के बजाय मायावती जी ने जो लोगों ने प्रदर्शन आयोजित किया उनकी आलोचना की है कि ये लोग अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए इस तरह के प्रदर्शन आयोजित करते हैं। इससे जो पीड़ित, उनका बयान है कि इससे, इन आयोजनों से जो पीड़ित व्यक्ति है उसको कोई लाभ नहीं मिलता। उनका बयान दिया बाकायदे, वो एक शब्द भी मेरठ पुलिस प्रशासन के खिलाफ नहीं बोल रही है। कि क्या है? कोई राजनीतिक दल इस तरह का रवैया अख्तियार कर सकता है? ठीक है, मायावती जी ये जो दलित समुदायों के लोगों के धरने, प्रदर्शन, जुलूस, इसके पक्ष में कभी नहीं रही। वो बोलती भी थी कि इससे जो कानूनी कार्रवाई शुरू होती है उससे जो दलित समुदाय वो पीड़ित होता है और कानूनी अदालती मामलों में उलझ करके रह जाता है। लेकिन आज की स्थिति तो नहीं है ना। आज तो है कि आपको, आज तो एक से एक उत्तर प्रदेश कैडर के भारतीय पुलिस के अवकाश प्राप्त पुलिस अधिकारी को मैं देख रहा कि सड़क पर घूम रहे हैं, बाकायदे उस घटना के खिलाफ, पुलिस के खिलाफ बयान दे रहे हैं, सड़क पर है बाकायदे। तो एक बड़ा समूह तैयार हुआ है जिसको सशक्त किया था मायावती जी की पार्टी ने, मायावती बहुजन समाज पार्टी ने। वो सड़क पर उतर करके अपनी बात कहने के लिए में सक्षम है, और आप चुपचाप बैठे हुए हैं, केवल बयानबाजी कर रहे हैं, और वो भी सरकार के पक्ष में। चंद्रशेखर आजाद मान लीजिए सड़क पर है, ठीक है, चंद्रशेखर आजाद की गतिविधियों को लेकर के भी तरह तरह की बातें की जा रही हैं कि आखिर अन्य नेताओं को तो आप कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं करने देते, चंद्रशेखर जी को आपने पूरा मौका दे रखा है। इसके पीछे उद्देश्य क्या हो सकता है? जो भी हो, लेकिन कम से कम निकल के बोल तो रहे हैं। और अब ये स्थिति नहीं है कि आप बीजेपी के पक्ष में कोई काम करते दिखाई पड़े और लोग इसको समझ नहीं पा रहे हैं। ये एआईएम की स्थिति क्या हुई? एमआईएम को बिहार में फिर इस बार सफलता मिली, पिछले चुनाव में भी सफलता मिली थी, लेकिन पश्चिम बंगाल में क्या हुआ, अन्य राज्यों में क्या हुआ, उसके बाद जितने भी चुनाव हुए कहां पे जन समर्थन मिला? क्योंकि यह एक परसेप्शन बन गया उनको लेकर के कि यह भारतीय जनता पार्टी को इनके गतिविधियों से समर्थन मिलता है। लोग स्वीकार नहीं कर रहे हैं। बिहार के बारे में तो बिहार के लोगों को लगता था कि अगर एमआईएम को भी समर्थन मिलेगा और सरकार बनती है तो एमआईएम के लोग भी जो विपक्ष की राजनीति है उसको समर्थन करेंगे, इसलिए लोगों ने उनको समर्थन दिया। वहां के लोगों से जाकर के मैंने जब बात किया तो लोगों ने कहा कि एमआईएम के पीछे तर्क लोगों का यही है कि अगर आपने इनको समर्थन दिया, इनका उम्मीदवार जीत के आया, तो कम से कम बीजेपी के साथ तो नहीं जाएगा, वो इन्हीं की ताकत है। आरएलडी का हारना और एमआईएम का जीतना बीजेपी का मजबूत होना नहीं है।
लेकिन और यह क्षेत्र विशेषता की सीमित है, बाकी जगह लोगों ने पोलराइज होकर क्या आरजेडी को चाहे कांग्रेस को दिया। लेकिन अब चुनाव ये भी नहीं रह गया ना, कांग्रेस बीजेपी केवल राजनीतिक दलों को ही कमजोर नहीं कर रहे, पूरे के पूरे चुनाव की प्रक्रिया पर नियंत्रण करने में लगी हुई है। आज यही जब आज कर्नाटक में लोग बीजेपी के नेताओं का बयान सुन लीजिए, वो एसआईआर के खिलाफ बोल रहे हैं, वो प्रदेश सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वहां प्रदेश सरकार पूरे एसआईआर को प्रभावित कर रही है। वो एक वहां ये बयान दे रहे हैं लोग, और बड़े बड़े नेता, मतलब मैं प्रहलाद जोशी का बयान सुन रहा था, वह बाकायदे आक्रामक है वहां के मुख्यमंत्री के ऊपर कर्नाटक के, और ये कह रहे हैं कि जो एसआईआर की सूचियां बन रही हैं वो मदरसों में, मस्जिदों में और अल्पसंख्यक इलाकों में बैठ करके तैयार की जा रही है, और जो बीएलओ है वो कहीं नहीं जा रहा है। अरे बिहार में जा रहा था क्या? उत्तर प्रदेश में गया है, वो पश्चिम बंगाल में गया था, कर्नाटक में हाहाकार मचा हुआ है। बड़े बड़े जो एक और मंत्री जी है, महिला मंत्री का नाम मैं बोल रहा हूं, उनका बयान मैं सुन रहा हूं। कर्नाटक में बीजेपी के लोग एकदम सड़क पर हैं पूरी प्रक्रिया को लेकर के, और ये वही प्रक्रिया है जो उन सभी राज्यों में अपनाई गई जहां लाखों की संख्या में लोगों के नाम काटे गए। अब वहां कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस की सरकार आक्रामक तरीके से उसमें जूझ रही है, लगी हुई है, तो बीजेपी को लगता है कि वहां उनका एजेंडा नहीं पूरा हो पाएगा, इसलिए वो वहां पे चिल्ला रहे हैं, अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ये पूरी की पूरी प्रक्रिया उन सभी राज्यों में अपनाई गई जहां पे लोगों के नाम कटे हैं। तो बीजेपी राजनीतिक दलों को कमजोर करने के साथ साथ पूरे की पूरी चुनाव प्रक्रिया पर नियंत्रण चाहती है, और इसी प्रक्रिया का हिस्सा है राजनीतिक दलों को कमजोर करना। मैं सुनील जी, एक सवाल जो मेरा था कि इस समय जब इंडिया गठबंधन में ममता बनर्जी शामिल हो चुकी पूरी ताकत के साथ, इंडिया गठबंधन कोई वहां प्रोग्राम क्यों नहीं ले सकता? ये मेरा कहना। नहीं, ये बिल्कुल, ये दरअसल ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन की अविश्वसनीय सहयोगी है। वहां जो इंडिया गठबंधन के जो दोनों दल हैं, कांग्रेस, आप वहां जाकर के बात कीजिए, कांग्रेस और वामपंथी दलों का जो समर्थक वर्ग है वो टीएमसी पर विश्वास नहीं करता। आप दोनों कार्यकर्ताओं के बीच आप कभी आप बात कीजिए, वहां पे चाय की दुकान में बैठ के आप बात कीजिए, और आप जानने की कोशिश कीजिए कि अगर आप यही पूछिए कि कांग्रेस से जो कांग्रेस से कार्यकर्ता हैं, मतलब जिनके घरों में कांग्रेस का झंडा देखा मैंने, वहां मैंने उन लोगों से बात की कि आप टीएमसी के साथ क्यों नहीं जाते हैं? अगर आप टीएमसी को जाएंगे तो कम से कम बीजेपी हारेगी। तो लोगों का कहना है कि टीएमसी और बीजेपी में कोई फर्क नहीं है, अगर कल बीजेपी कमजोर पड़ेगी तो टीएमसी वहां चली जाएगी, ये कार्यकर्ताओं का कहना है। आप इसको नकार भी नहीं सकते। जो कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी हैं, उनको हराने के लिए ममता बनर्जी ने क्या नहीं किया? आपने कब संकेत दिया कि आप टीएमसी और कांग्रेस और वामपंथी दलों के साथ खड़े होना चाहते हैं? चुन चुन करके आपने हराया है जो नेता बाकायदे कांग्रेस और वामपंथी दलों के नेता वहां पे काम कर रहे थे बीजेपी के खिलाफ। ये अभी अनिल जी ने झाड़ग्राम का उल्लेख किया। झाड़ग्राम माने वामपंथियों का गढ़ था, मैं जा करके देखा हूं। आज वहां दक्षिणपंथियों का बोलबाला है, बाकायदे बोलबाला है। तो कैसे हो गया अचानक? उन इलाकों में आरएसएस को और आरएसएस के अन्य संगठनों को काम करने के लिए अवसर उपलब्ध कराए हैं टीएमसी ने, जमीन दी है, संसाधन उपलब्ध कराए हैं। वहां उस इलाके में जाकर के आप देख सकते हैं। आप इन सांप्रदायिक ताकतों से ममता बनर्जी ने लड़ने की कोशिश कब की? कोई मौका बताइए आप। सत्ता में आने के लिए आपने इनका सहारा लिया। तो अगर आप नेता वहां ये समय लगेगा। अभी कार्यकर्ताओं का, जो वामपंथी कार्यकर्ता हैं चाहे कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, उन कार्यकर्ताओं का टीएमसी के साथ तालमेल बैठाने में आपको समय लगेगा। छोटी छोटी बैठकें आपको करनी पड़ेंगी। रैलियां आप कर सकते हैं, रैलियां तो ममता जी ने भी किया। और अभी भी मैं मानता हूं, मेरी व्यक्तिगत राय है, अभी भी मैं मानता हूं कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी एक बड़ी ताकत है। उनको आप जो इनसे टूट करके लोग अलग हुए हैं, उनके भरोसे कोई टीएमसी का वोट लेके चला जाएगा, मुझे बिल्कुल ऐसा लगता नहीं है। वो तो टीएमसी का वोटर है, टीएमसी को तैयार किया है ममता बनर्जी ने, और इन्होंने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को तोड़ा, कांग्रेस के समर्थकों को तोड़ा, वामपंथियों को अपने साथ लिया, बाकायदे संघर्ष के रास्ते से लिया। जब वो सत्ता में आई है तब उनके पास कोई सत्ता की ताकत नहीं थी। वो एक वैकल्पिक राजनीति करने का उन्होंने लोगों को आश्वासन दिया, विश्वास दिलाया, लोग उनके साथ टूट करके आए, बड़े पैमाने पर आए।
और यह जो समर्थक वर्ग है वो कोई सोचे कि सयानी बनर्जी के माध्यम से उनके साथ लेके चले जाएंगे, या ये जो अभी विपक्ष के नेता बने हैं ऋतुपत बनर्जी, उनके साथ लेके चले जाएंगे, संभव नहीं है वहां। ये लोग अपने इलाके में, अपने इलाकों में बिना पुलिस के सहयोग के नहीं जा सकते। आज चूंकि सत्ता इनके पास है, इसलिए लोग हैं। इसलिए जब लोग कहते हैं कि ये जो ईंट पत्थर चल रहे हैं और अंडे चल रहे हैं, टीएमसी के खिलाफ लोगों का जन विद्रोह है। अरे तो जन विद्रोह विपक्ष नेता के खिलाफ क्यों नहीं जा रहा है? वो भी तो टीएमसी ही है, वो भी तो 15 साल तक टीएमसी के साथ रहे हैं। ये अचानक 1 घंटे के अंदर बदल गया मामला। ये तो भारतीय जनता पार्टी की अपनी ये राजनीति है, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी अपनी राजनीतिक ताकत के बल पर इन दलों का मुकाबला नहीं कर सकती। सत्ता में बने रहने के लिए आवश्यक है कि उनको चुनौती देने वाले राजनीतिक दलों को वह कमजोर करे, और उसी घर पर चल रही है। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.